तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ अ पोस्टपार्टम हैमरेज। तो इसमें हम पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो जब हमें मतलब असेस हो जाएगा कि कोई भी फीमेल उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और वो पोस्टपार्टम हैमरेज है, तो हम इमीडिएट रिससिटेशन, तो ए पॉइंट है इमीडिएट रिससिटेशन। हम एकदम से क्या एक्शन लेना है हमने, जिसमें हम फॉलो करेंगे ABCD अप्रोच। ए से है एयरवे, बी ब्रीथिंग, सी सर्कुलेशन, डी डिसेबिलिटी एंड ई एक्सपोजर। तो ए आ गया फर्स्ट पॉइंट, एयरवे एंड ब्रीथिंग। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे? तो फर्स्ट एयरवे, एयरवे में हम चेक करेंगे कि पेशेंट का जो एयरवे है वो पेटेंट है या नहीं, उसका जो एयर है वो प्रॉपर जा रही है। उसके बाद आ गया ब्रीथिंग पैटर्न। तो ब्रीथिंग पैटर्न में हम क्या चेक करेंगे? रेस्पिरेटरी रेट। तो जिसमें हम चेक करेंगे टेकिपनिया या फिर ब्रेडीपिनिया। तो ज्यादातर जब पेशेंट है, जो फीमेल पेशेंट है, वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाती है तो उसको हो जाता है टेकिपनिया। तो हमने रेस्पिरेटरी रेट है वो असेस करना है। और उसके बाद आ गया इंश्योर ऑक्सीजनेशन, मतलब पेशेंट का हमने SpO2 मतलब सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल भी असेस करना है बहुत स्ट्रिक्टली। क्योंकि जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड बॉडी में से लॉस होता है, तो पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी डाउन हो जाता है। तो अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल SpO2 डाउन हो रही है, तो हमने पेशेंट को हाई फ्लो मास्क है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड आ गया सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में हमने क्या करना है पेशेंट के? तो 2 लार्ज बोर आईवी कैनोला। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट के फॉर एग्जांपल 22 नंबर ब्लू कलर का बहुत छोटा सा वो आईवी कैनोला होता है, बहुत अच्छे से उसमें से अगर हमने किसी पेशेंट को लार्ज अमाउंट में फ्लूइड देना है फास्ट या फिर ब्लड देना, उसमें से अच्छे से नहीं जाता। तो बड़ा कैनोला लगा होना चाहिए, जैसे कि ग्रीन नंबर, जैसे कि 80 नंबर हो गया या फिर पेशेंट के 20 नंबर हो गया। तो मतलब ज्यादा बड़ा मतलब उसका साइज होना चाहिए। तो उससे क्या है कि हमने जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, क्या पता हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना हो, तो उसके लिए अगर वो स्लो जाएगा, तो पेशेंट है उसकी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगी, हम हैंडल नहीं कर पाएँगे इमरजेंसी को। तो उसके साथ आगे जैसे कि पेशेंट को हमने फास्ट लार्ज अमाउंट में फ्लूइड देना है, जैसे कि हमने आरएल या एनएस। तो याद रखना हमने डेक्स्ट्रोज नहीं देनी। तो ऐसे हमारे जो आईवी कैनूल है वो अच्छे साइज के लगे होने चाहिए, कोशिश करनी है 80 नंबर या फिर 20 नंबर। तो ऐसे हमारा जो आईवी कैनूल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि पेशेंट को फ्लूइड बहुत इमीडिएटली फास्ट देना पड़ता है और क्या पता पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़े। तो फिर आ गया मॉनिटर वाइटल्स कंटिन्यूअसली। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जो मैनेजमेंट है पोस्टपार्टम हैमरेज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइवा में कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर्स की, हम क्या मैनेज कर सकते हैं, तो जो मेन पॉइंट है वो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। मॉनिटर वाइटल साइंस, तो हमने वाइटल साइंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, पेशेंट के ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2। तो सारे वाइटल साइंस को बहुत ही अच्छे से हमने ऑब्जर्व करना है जब कोई पेशेंट पोस्टपार्टम हैमरेज में है। तो नेक्स्ट आ गया बी है स्पेसिफिक इंटरवेंशंस। तो इसमें आ गया फर्स्ट है यूटेराइन एटॉनी। तो जो हमने पहले भी टॉपिक में जो पहले जैसे कॉजेस थे, तो इटियोलॉजी थी, मतलब उसमें हमने डिस्कस किया था यूटेराइन एटॉनी है वो सबसे ज़्यादा 70 to 80% जो मेन कॉज है पोस्टपार्टम हैमरेज का, वो है यूटेराइन एटॉनी। तो यूटेराइन एटॉनी को रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस है उसकी जो मसल टोन है वो गिर जाती है, लो हो जाती है। जो यूट्रस है फेल टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जिससे क्या है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती, तो उससे क्या है, हैमरेज हो जाती है। तो यूटेराइन अटॉनी का मतलब आ गया कि जब यूट्रस फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो अगर जो पोस्टपार्टम हैमरेज है उसका रीजन है यूटेराइन अटॉनी, तो हमने क्या करना है? फर्स्टली हमने यूटेराइन मसाज करनी है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। उसके बाद हमने इंजेक्शन ट्रोनेक्सा 1 mg आईवी देना है। ट्रोनेक्सा का क्या रोल होता है, जे जे कब यूज किया जाता है? जब कोई पेशेंट है वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, टू ट्रीट एक्सेसिव ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए ट्रोनेक्सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। जो बहुत कॉमन इंजेक्शन है, हॉस्पिटल्स में बहुत कॉमन यूज होता है।
फिर आ गया कुछ यूट्रोटॉनिक ड्रग्स होती हैं, मतलब जो यूट्रस की जो यूट्राइन अटॉनी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी मसल टोन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, आईएम या आईवी। जे मेन फर्स्ट लाइन ड्रग है जो सबसे पहले यूज की जाती है, वो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, वो यूज किया जाता है। तो उसके अलावा एर्गोमेट्रिन आ गया, कार्बोप्रोस्ट और मीसोप्रोस्टोल, ये सारी ड्रग्स हैं जो यूज की जाती है अगर ऑक्सीटोसिन है वो काम नहीं कर रही। पर ये सारी ड्रग्स है, जैसे आप देख सकते हो मैंने साथ में मेंशन किया है कि जैसे कि जो एर्गोमेट्रिन है वो हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन पेशेंट जिनका बीपी हाई रहता है उनमें नहीं दे सकते। कार्बोप्रोस्ट जिनमें अस्थमा की प्रॉब्लम, उन मदर्स को नहीं दे सकते। मीसोप्रोस्टोल भी हम यूज कर सकते हैं अगर, मतलब इफ अदर आर अनअवेलेबल, तो उसके अलावा मीसोप्रोस्टोल, मतलब जो फर्स्ट यूज की जाती है गायनाकोलॉजिस्ट के थ्रू ड्रग, वो होती है ऑक्सीटोसिन। तो नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल मेथड। तो उससे पहले मैंने एक पॉइंट है जो लास्ट जो स्लाइड थी उसमें एक्सप्लेन करना भूल गई कि हमने जो यूट्रस है उसको मसाज क्यों करना है। जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सॉरी मैं भूल गया, आप दोबारा से इसको मतलब सुन सकते हैं ध्यान से कि यूट्रस को मसाज क्यों करना है, क्योंकि जो जब हम यूट्रस की मसाज करेंगे तो उससे क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जो यूट्रस है उसकी मसल टोन या फिर जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है मेन फायदा यूट्रस मसाज का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल मेथड बाय मैनुअल कंप्रेशन कंप्रेशन ऑफ यूट्रस सो दैट ब्लीडिंग स्टॉप। तो जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक हाथ है वो ऊपर मतलब पेट के एब्डामन पे लगाया और दूसरा है वो वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया। तो इससे क्या है कि यूट्रस को, और जो हमने पेट पे हाथ लगाया और जो वजाइना के थ्रू यूट्रस तक लेके गए उसको बिल्कुल कंप्रेस करके रखना है जब तक ये ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो जाती। तो इसको मतलब मिनिमम 5 मिनट्स तक हमने कॉम्प्रेस कॉम्प्रेस करके रखना है। तो ये था बाय मैन्युअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का ये मैकेनिकल मेथड है। फिर आगे रिटेन्ड प्लेसेंटा एंड टिश्यू। तो जो हमने पहले इटियोलॉजी में बात की थी कि अगर पोस्टमार्टम हेमरेज का जो रीजन है वो है रिटेन्ड प्लेसेंटा, जहाँ टिश्यू मतलब कि प्लेसेंटा के कुछ फ्रेगमेंट ही यूट्रस में पड़े हैं, तो वो क्या करें, कंटिन्यू ब्लीड कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैनुअल रिमूवल ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा। जो भी प्लेसेंटा का पार्ट पड़ा है, उसके जो भी पीस पड़े हैं उसको रिमूव करेंगे, या फिर क्यूरिटेज और एवैक्यूएशन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कितना फ्रेगमेंट पड़ा है, तो उसको क्यूरिटेज एंड एवैक्यूएशन के थ्रू, ये प्रोसीजर के थ्रू भी रिमूव किया जाता है। फिर आ गया फोर्थ है ट्रॉमा रिलेटेड ब्लीडिंग। मतलब अगर जो पोस्टमार्टम हेमरेज है, अगर आपको याद होगा कि हमने etiology में भी बात की थी कि अगर जो पोस्टमार्टम हेमरेज है उसका रीजन है कोई ट्रॉमा की, जो जेनाइटल ट्रैक है या फिर ये यूट्रस है उसमें कोई ट्रॉमा हो गया, टीयर हो गया ड्यूरिंग जब मतलब बेबी का बर्थ हो रहा था, तो अगर उसके रिलेटेड ब्लीडिंग है, जैसे कि मतलब कि कोई जेनाइटल ट्रैक में कोई ट्रॉमा हो गया, टीयरिंग होगी, तो उसको सर्जिकली रिपेयर किया जाएगा। सर्जिकल रिपेयर ऑफ लैसेरेशन, उसको सर्जिकली रिपेयर किया जाएगा, स्यूचरिंग की जाएगी। तो अगर यूटेराइन रप्चर है, मतलब यूट्रस है वो रप्चर हो गया, तो उसको भी सर्जिकली रिपेयर किया जाएगा, मतलब स्यूचर रिपेयर से जो भी ट्रॉमा हुआ है, टीयर हुआ है, उसको रिपेयर किया जाएगा। तो नेक्स्ट आ गया फिफ्थ है बैलून टेम्पोनेड, जिसको बोल देते हैं बकरी बैलून। इफ सीवियर, तो ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जो मैनुअली कोई प्रोसीजर किया या फिर मेडिसिन दी उससे काम नहीं बना, तो वहां पे एक यूज किया जाता है बैलून का, जिसको बोल देते हैं बकरी बैलून। तो पहले आप इमेज में देख सकते हो कि इसके पार्ट्स है, जो फूला हुआ है वो है बैलून, और जहाँ पे सी लिखा वो है इसकी ट्यूबिंग, एंड जो बी है वो है इसका पोर्ट। तो इसमें क्या है, एक जो सेकंड इमेज है उसमें पोर्ट के साथ मतलब एक सिरिंज अटैच की जाती है। तो फिर क्या होता है, जब जिस बैलून को मतलब वजाइना के थ्रू यूट्रस तक पहुंचाया जाता है, तो पहुंचाने के बाद सिरिंज के थ्रू जो पॉट है उसके साथ सिरिंज को अटैच किया जाता है, और वॉर्मल नॉर्मल सेलाइन है वो
जो बैलून है वहां तक पहुंचाई जाती है। कितनी 300 ml से 500 ml तक नॉर्मल सलाइन है, वार्मर वार्मर होनी चाहिए। नॉर्मल सलाइन है वो जो बैलून है जो यूट्रस में हमने मतलब प्लेस किया उसको उसमें नॉर्मल सलाइन है उसको फिल करना है। उससे क्या है जो बैलून है वो फूल जाएगा। 300 ml से 500 ml तक हमने नॉर्मल सलाइन डालनी है, मतलब वार्मर नॉर्मल सलाइन डालनी है। उससे क्या है जो बैलून है वो फूल जाएगा। फूल जाने के बाद वो क्या करेगा, यूट्रस है उसको कंप्रेस करेगा। उसको कंप्रेस जब होगा उसके साथ साथ उसकी ब्लड वेसल्स भी कंप्रेस होगी। तो अगर वो कंप्रेस हो जाएंगी तो उससे क्या है ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रोसीजर को बोल देते हैं बैलून का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोल देते हैं बकरी बैलून। इसमें बैलून होता है, ट्यूबिंग होती है, पॉट होता है। तो उस पॉट के थ्रू हमने एनएस को भेजना है। वजाइना के थ्रू इस बैलून को यूट्रस तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद उसमें वॉर्मन नॉर्मस लाइन को इंसर्ट किया जाता है 300 से 500 ml तक। और जो बैलून है वो फूल जाएगा और उससे क्या है जो यूट्रस है वो कंप्रेस हो जाएगा और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स है वो भी कंप्रेस हो जाएंगी। तो उससे क्या है हेल्प मिलेगी ब्लीडिंग को स्टॉप होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ थ्रोम्बिन डिसऑर्डर। तो जो हमने पहले भी टियोलॉजी में कॉजेस में डिस्कस किया था, अगर जो पोस्टपार्टम हैमरेज है उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मदर को कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। तो अगर उनको कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर की वजह से पोस्टपार्टम हैमरेज हो रहा है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट अंडरलाइन कोगुलेशन डिसऑर्डर, जो भी उनको कोगुलेशन डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करेंगे। या फिर उसके अलावा पेशेंट है, जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट है उसको कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में कोई क्लॉटिंग फैक्टर मिस है, वो नहीं है, उसकी कमी है। तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। तो उसके लिए पेशेंट को एफएफपी मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिए जाते हैं। उसके अलावा जहाँ फिर प्लेटलेट्स भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स लो हैं तो उसके अलावा क्रियोप्रेसिपिटेट है जे भी ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ये एक प्लाज्मा होता है जिसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अगर पेशेंट की जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है पोस्टमार्टम हेमरेज, उसका कॉज कोई थ्रोम्बिन डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर कोई मेडिकल मैनेजमेंट है या फिर हमने मैन्युअली किया, कुछ भी हमने सारी टेक्निक्स है वो फॉलो कर ली, उससे भी काम नहीं बना, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, तो एंड में प्रोसीजर करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये जो स्लाइड है इसमें हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है पोस्टमार्टम हेमरेज की। फर्स्ट है बी लंच स्यूचर। तो जो फर्स्ट टू है जैसे कि यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, तो ये जो दोनों सर्जरीज हैं फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये उनके किए जाती है जिनको फ्यूचर में बेबी चाहिए। उनकी मतलब फैमिली अभी इनकम्प्लीट है, उनको फ्यूचर में और भी एक बेबी चाहिए। तो उन केसेस में जैसे कि बी लंच स्यूचर में क्या होता है, एंटायर यूट्रस को स्यूचर कर दिया जाता है। जिससे क्या है उसका मेन जो मकसद है, जो मेन एम है, क्या होता है पूरे यूट्रस को स्यूचर करने का, कि जिससे क्या है यूट्रस है वो कंप्रेस हो जाएगा और ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। बी लंच स्यूचर में क्या होगा, पूरे एंटायर यूट्रस की स्यूचरिंग की जाती है ताकि जो यूट्रस है वो कंप्रेस हो जाए और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। सेकंड है यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। इसमें क्या होता है जो यूट्रस की आर्टरी है उसको ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसके अलावा लास्ट ऑप्शन है हिस्टेरेक्टमी। अगर मतलब जिनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है या फिर उनको फ्यूचर में बेबी नहीं चाहिए, या फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी भी एक ऑप्शन हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, वो मदर की उनको ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफ को सेव किया जाए तो वो हिस्टेरेक्टमी करवा लेते हैं, मतलब यूट्रस है उसको ही रिमूव कर दिया जाता है।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो जब भी किसी फीमेल को पोस्टपार्टम हैमरेज होती है तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या-क्या मतलब कोई सीरियस कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट आ गया हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से बात की है। तो मेन जो मतलब जो फीमेल है उसका इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि वो सीधा जाती है हाइपोवोलेमिक शॉक में। उसकी बॉडी में ब्लड भी बहुत लॉस हो गया और फ्लूइड भी लॉस हो गया। तो वो मेन कॉम्प्लिकेशन आती है सबसे पहले। अगर आपको कोई पूछे वाइवा में या प्रैक्टिकल में कि सबसे पहले कौन-सी कॉम्प्लिकेशन आती है पोस्टपार्टम हैमरेज से, तो वो है हाइपोवोलेमिक शॉक। सबसे पहले फीमेल हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगी और उसके बाद क्या होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो जब बॉडी में मतलब बहुत सारा ब्लड निकल गया, बॉडी में ब्लड की कमी पड़ गई, तो उसको बोल देते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक में गया पेशेंट, तो उससे क्या है, ऑर्गन्स हैं जो 1 या फिर 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, उनको उतना ब्लड नहीं मिला, जितना उनको चाहिए था, क्योंकि ब्लड तो ऑलरेडी निकल गया, कितना लॉस हो गया बॉडी में से। तो ऑर्गन्स है वो फेल होना स्टार्ट हो जाएँगे। 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स फेल हुए तो उसको बोल देते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। फिर आ गया शहानसड सिंड्रोम। तो उससे क्या है, पिट्यूटरी नेक्रोसिस। तो ब्लड की कमी से क्या होता है, पिट्यूटरी जो नेक्रोसिस है, जो टिश्यूज़ है उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आ गया डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। फिर आ गया अनीमिया। तो सॉरी, वहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, एनीमिया है। तो उसमें क्या है कि मतलब जो फीमेल है उनको अनीमिया होगा, वो तो पता ही है कि जब बॉडी में ब्लड की कमी होगी तो वो एकदम से अनीमिया में जाएगी, तो उसमें क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आ गया 6th आ गया मैटरनल डेथ। अगर ये प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया या फिर ट्रीटमेंट कर रहे थे, फिर भी कंडीशन है वो हैंडल नहीं हुई, तो मदर की डेथ भी हो जाती है। या फिर वो पहले छोटे क्लिनिक में थे, जो मतलब मैंने आज तक ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इस प्रॉब्लम को, जितना भी केसेस देखे हैं कि वो छोटे क्लिनिक में डिलीवरी होती है, तो जब वो किसी हाई हॉस्पिटल में जाते हैं तब तक ब्लड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस हो चुका होता है। पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में गया होता है और उसके साथ-साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुके होते हैं। तो उससे क्या है, कोशिश करते हैं मैनेज करने की, पर वो कंडीशन मैनेज नहीं होती, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी गिर गया होता है पूरी तरह से। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर मदर है उनकी डेथ हो जाती है। तो जो मेन कॉम्प्लिकेशन आती है वो यही होती है, अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो मदर की डेथ हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो लास्ट में थैंक यू।